प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हुई। कोविड महामारी के कारण बिहार में कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15 सीए और 15 सीबी की ई फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में अगले 3 दिन में मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान जताया और कोलंबो में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाई। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। उन्होंने केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की बात कही। श्री मोदी ने कल शाम संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की थी। बैठक का उद्देश्य सांसदों को भारत में कोविड की स्थिति और इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रबंधों से अवगत कराना था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन संयंत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने देश में टीकाकरण की गति तेज करने के उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 10 करोड़ टीके लगाने में लगभग 85 दिन का समय लगा, जबकि बाद के 10 करोड़ टीके केवल 24 दिन में लगाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कोविड के दौरान लगातार निगरानी और अथक प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। सभी दलों के नेताओं ने भी महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों पर राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए बयान पर विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जाने की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सरकार के रुख को दोहराया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों का कोई आंकड़ा नहीं भेजा है। किसी भी राज्य में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। श्री पात्रा ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजा गया आंकड़ा एकत्र किया गया है। श्री पात्रा ने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कहा है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 समीक्षा बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शामिल न होने की भी आलोचना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। राज्यसभा में कोविड महामारी के प्रबंधन, टीकाकरण नीति के कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर की चुनौतियों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की जिंदगी बचाना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार दूसरी लहर के अनुभव के आधार पर संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही योजना बना चुकी है। जब तीसरी वेव की बात आती है तब क्या 130 करोड़ की जनता, सभी सरकारें, देश के आम नागरिक
साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दे। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है, हमें संकल्प करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात को स्वीकारते हुए 20 बार राज्यों से बातचीत की है, उसका सुझाव लिया है और सुझाव के आधार पर जो निकला है, इस तरह से एक क्राइसिस का सामना किया है। इस तरह से सुझाव में जब मुख्यमंत्री लेवल से कोई विषय रखा जाता है तो मोदी जी ने विषय को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 54 लाख टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 34 लाख 25 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,977 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.36% हो गई है। कोविड महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या और घटकर लगभग 4,07,000 रह गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। अभी उनके पास 2 करोड़ 88 लाख टीके बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। गुजरात में 3 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 4 लाख से अधिक लोगों ने टीके लगवाए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को 98,42,000 से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। बेंगलुरु में 1 जुलाई से कल तक छोटे कंटेनमेंट जोन यानी माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या 44 से बढ़कर 60 हो गई है। ये वो जोन है जिनमें पिछले 10 दिन में कोविड के 10 से अधिक मरीज आए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेंगलुरु में हर दिन पता चलने वाले कोविड रोगियों की संख्या अब 500 से नीचे आई है, पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कोविड रोगियों की संख्या बढ़ी है। इन इलाकों को अलग कर दिया गया है ताकि संक्रमण न फैले। बोम्मनहल्ली विभाग में सबसे ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां अभी 712 एक्टिव कोविड केसेस हैं। महादेवपुरा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम विभाग, आरआर नगर और यलहंका में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता ने कहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ओडिशा में कोविड मरीजों की संख्या कम होकर लगभग 20,000 पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,927 नए रोगियों की पुष्टि हुई। 2,341 कोविड रोगी स्वस्थ भी हुए। ओडिशा के 30 जिलों में से 8 जिलों में 10 में कम नए मरीज सामने आए। बिहार में इस वर्ष कोविड महामारी के कारण कांवड़ यात्रा नहीं होगी और सावन का मेला भी नहीं लगेगा। श्रद्धालु अपने घरों में पूजा करेंगे और केवल पुजारी ही मंदिरों में परंपरागत पूजा अर्चना कर सकेंगे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने हमारे संवाददाता को बताया कि श्रद्धालुओं को भगवान शिव को अर्पित करने के लिए भागलपुर और सुल्तानपुर से गंगा नदी का पवित्र जल लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच बिहार में कोविड के नए मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.58% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों से जलवायु परिवर्तन, गरीबी और प्रदूषण की वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालकर वैचारिक नेतृत्व करने का आह्वान किया है। श्री नायडू आज दुनिया के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन ओपी जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत में किया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश में मुस्लिम आबादी पर असर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यक समुदाय की लंबे समय से समुचित तरीके से देखभाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा है। गुवाहाटी में श्री भागवत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ नागरिकता, एनआरसी और सीएए पर बहस शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया। श्री भागवत ने हमारे संविधान के अनुसार नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर बल दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगने की खबर से इनकार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से उनके खिलाफ दिए गए वक्तव्य पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद ही मुलाकात करेंगे। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15 सीए और 15 सीबी की ई फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है। अधिकृत डीलरों के पास भी अगले महीने की 15 तारीख तक ये फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि अधिकृत डीलरों से विदेश भेजी गई राशि के संबंध में ये फॉर्म लेने को कहा गया है। दस्तावेज पहचान संख्या जीआईएन सृजित करने के लिए नए ई फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हुई। कोविड महामारी के कारण बिहार में कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15 सीए और 15 सीबी की ई फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में अगले 3 दिन में मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान जताया और कोलंबो में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 25 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फॉर्म पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दिए जा सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में कोविड की बचाव के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। कुछ राज्यों में कोविड प्रतिबंध लागू होने के कारण लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। अधिकतर स्थानों में सामूहिक नमाज अदा करने का आयोजन नहीं हुआ। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये पर्व मनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में भी ईद उल अजहा का पर्व कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों को बधाई दी है। इस बीच अब राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 190 है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि ईद उल जुहा का त्योहार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। इस बीच राज्य में कोविड के 19 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 7, इंदौर में 4, ग्वालियर में 3 और कटनी, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिवनी, शिवपुरी जिलों में एक नया मामला सामने आया है। कल प्रदेश में 72,000 से अधिक परीक्षण किए गए। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.02% है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में ईदगाहों और मस्जिदों में कोविड दिशा निर्देशों के तहत नमाज पढ़ी गई।
पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त के बीच ऐतिहासिक ईदगाह मीर आलम और हैदराबाद तथा सिकंदराबाद की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। एक रिपोर्ट। तेलंगाना में कोविड पाबंदियों और कल रात से जारी लगातार वर्षा से ईद उल अजहा के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पिछले वर्ष के विपरीत इस बार ईदगाहों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। हालांकि कोविड पाबंदियों के कारण अधिकांश नमाजियों ने छोटे समूहों और आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा की। ऐसा भी देखा गया कि नमाज़े ईद के बाद कई स्थानों पर लोगों ने गले लगाए बिना एक दूसरे को मुबारकबाद दी। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा ईश्वर के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। देश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में आशा प्रकट की है कि ये पर्व मानवीय करुणा, सद्भाव और जनसेवा की भावना को और मजबूत करेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अजहा के अवसर पर कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। श्री नकवी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आज वर्चुअल माध्यम से शहीद दिवस मना रही है। पार्टी नेताओं ने 1993 में आज ही के दिन जान गंवाने वाले 13 लोगों को आज कोलकाता में श्रद्धांजलि दी। पुलिस की गोलीबारी में 13 युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने समर्थकों से वर्चुअल माध्यम से श्रद्धांजलि देने को कहा है। वो कोलकाता में वर्चुअल माध्यम से 21 जुलाई शहीद दिवस संदेश दोपहर बाद देंगी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा शहीद दिवस कार्यक्रम पहली बार दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु और असम में भी मनाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस इकाई भी शहीद दिवस मना रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वालों की याद में आज का दिन श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मना रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। कोलंबो में कल दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने 276 रन का लक्ष्य 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शुक्रवार को कोलंबो में ही खेला जाएगा। मेजबान जापान ने ओलंपिक खेल 2020 की शुरुआत करते हुए सॉफ्टबॉल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 8-1 से हरा दिया। ओलंपिक खेलों की शुरुआती 2 दिन की प्रतियोगिताएं फुकुशिमा के बेसबॉल स्टेडियम में आयोजित की जा रही हैं। जापान की ओर से यूनो युकिको ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब मात्र 2 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं भारत के युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार के बारे में। 10 मीटर एयर राइफल के निशानेबाज दिव्यांश का जन्म राजस्थान के जयपुर में 19 अक्टूबर 2002 को हुआ। दिव्यांश ने 2018 में जर्मनी में जूनियर विश्व कप में एलावेनिल विलरिवन के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में ही उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में श्रेया अग्रवाल के साथ जोड़ी बनाकर कांस्य पदक हासिल किया। वर्ष 2019 में जूनियर स्पर्धाओं तथा चयन स्पर्धाओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन से उन्होंने रवि कुमार, अर्जुन बबूता और हृदय हजारिका को पीछे छोड़कर सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाई। 2019 में ही चीन में विश्व कप फाइनल्स में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये स्वर्ण पदक जीतने के बाद दिव्यांश 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज तो बने, साथ ही साथ वो टोक्यो ओलंपिक्स में पदक के प्रबल दावेदार भी हो गए हैं। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दूरदर्शन, आकाशवाणी और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेगा। इनमें ओलंपिक से पहले और बाद के आयोजन शामिल होंगे। ये प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक के आयोजनों पर प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश भर से बड़ी संख्या में श्रोता भाग ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए प्रतिदिन शाम 7:20 पर सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है फिल्म जगत के महान गीतकार आनंद बख्शी को। किसी भी गीत की सफलता में उसके संगीत का बहुत योगदान होता है, लेकिन बॉबी, अमर प्रेम, आराधना, शोले, दो रास्ते और चांदनी के गीतों को लोकप्रिय बनाने में संगीत के साथ साथ गीतों की शब्दों और भावों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आपको बता दें कि इन फिल्मों के दिल छूने वाले सभी गीतों के गीतकार हैं आनंद बख्शी। आज जन्मदिन है फिल्मों के अमर गीतकार आनंद बख्शी का। फिल्म आराधना के गानों ने अगर आनंद बख्शी को पहचान दी, तो इस फिल्म ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को भी सितारा बना दिया। सच तो ये है कि बॉलीवुड के महान गीतकार आनंद बख्शी पहले गायक बनना चाहते थे, लेकिन वक्त और किस्मत को तो आनंद बख्शी की कलम से निकले शब्दों का इंतजार था। आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। फिल्मों में नायक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए ये 14 साल की उम्र में ही घर से भागकर फिल्म नगरी बम्बई आ गए। भगवान दादा ने उन्हें अपनी फिल्म बड़ा आदमी में गीतकार के रूप में काम करने का मौका दिया। मौका तो मिल गया, लेकिन सफलता न मिल सकी। संघर्ष जारी रहा। 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले। फिल्म के सुपरहिट रहे गीतों ने आनंद बख्शी को भी सुपरहिट बना दिया। इसी वर्ष आई फिल्म हिमालय की गोद में। इसके गीतों ने आनंद बख्शी को लोकप्रियता की चोटी तक पहुंचा दिया। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 1967 में आई फिल्म मिलन के गीतों ने आनंद बख्शी को आम आदमी के दिल की गहराइयों तक पहुंचा दिया। अपने 40 वर्षों से ऊपर के करियर में आनंद बख्शी ने लगभग 600 फिल्मों के लिए 4000 से अधिक गीत लिखे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए 4 बार सम्मानित किया गया। आनंद बख्शी 2002 में अपने अंतिम सफर की तरफ बढ़ गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए जीवन का एक सनातन संदेश। महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिले में तथा पुणे और कोल्हापुर में लगातार वर्षा हो रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोल्हापुर में पंचगंगा सहित कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं और 32 बांध जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिलों में आज और कल अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी से खास बातचीत में मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि महाराष्ट्र में अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिलगित में गरज के साथ हल्की बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तापमान 21 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देहरादून में आंशिक बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा की संभावना है। तापमान 22 से 29 डिग्री तक जा सकता है। चंडीगढ़ में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा और बिजली गिरने की आशंका है। तापमान 26 से 34 डिग्री तक जा सकता है। हैदराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 21 से 28 डिग्री तक जा सकता है। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 26 से 31 डिग्री तक जा सकता है। पटना में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। तापमान 26 से 33 डिग्री तक जा सकता है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इम्फॉल में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शिलांग में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आइजॉल में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोहिमा में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 19 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। ईटानगर में तापमान 24 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गैंगटॉक में तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अगरतला में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा की संभावना है। अगाती आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हुई। कोविड महामारी के कारण बिहार में कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15 सीए और 15 सीबी की ई फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में अगले 3 दिन में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया है और कोलंबो में दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।